आजकल सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। बहुत सारी बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें से एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, पेरेंट्स। पेरेंट्स के बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी ना मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं। आज अगर मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और अगर मैं स्पेशल एजुकेशन फील्ड की बात करूँ, तो वहाँ पे एक पेरेंट्स बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही डिस्टर्ब हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज वो फेस करते हैं। बहुत बार बीइंग अ प्रोफेशन हम बोलते हैं कि यार पेरेंट्स समझते नहीं हैं या इस पर बात नहीं करते, लेकिन एक सोशल स्टिग्मा हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत एक गंभीर इशू बन गया है, जिस पर आज हम बात करेंगे। पेरेंट्स के बहुत सारे कंसर्न्स हैं, जैसे कि हमारा बच्चा बात नहीं करता, हमारा बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं है, हमारा बच्चा ठीक से खाता नहीं है, खाने में भी अलग अलग वैरायटीज चाहिए, एक्टिविटीज नहीं करता या आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं है। इन सारी बातों पर क्या क्या पेरेंट्स से कंसर्न है, आज हम बात करेंगे। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, शब्दों की बात सीरीज 150 में आप सभी का वेलकम है। हार्दिक अभिनंदन आज के सेशन में। और मैं हूँ एकम सीडीसी पर, यहाँ पे सेंटर पे, और मेरे साथ हैं डॉक्टर ज्योति मैम। हेलो हेलो मैम। मैम। और मिस्टर अमृतेश कुमार सर। हेलो सर। हेलो मैम। और दोनों ही मैम और सर हस्बैंड वाइफ हैं जो ये सेंटर रन करते हैं। एंड बहुत ही रिनाउंड और पैशनेट दोनों की खूबियां हैं जो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि मैम है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और सर है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, राइट सर? यस। तो सर अभी हमने इंट्रो दिया कि हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स के बहुत सारे कंसर्न आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि स्पीच डिले की जब हम बात करते हैं, तो इसको लेकर पेरेंट्स की बहुत सारी शिकायतें होती हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि या तो पेरेंट्स बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, जो बहुत एजुकेटेड होते हैं तो बहुत कुछ गूगल पे सर्च कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अवेयर नहीं होते हैं, या कहीं ना कहीं फैमिलीज में या पेरेंट्स बोल देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, सीख जाएगा, अभी नहीं बोल रहा, एक साल बाद सीख लेगा। तो मदद भी नहीं लेने आते। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जिस जिस फेज से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, हमारे बच्चे जिस फेज से गुजर रहे हैं, ये थ्योरी तो अब मैंने नहीं रखता है कि बच्चा कोई 1 साल हो गया बच्चा और मतलब माइलस्टोन्स को कवर नहीं कर रहा है, 2 साल भी हो गया बच्चा बैबलिंग नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ तो अब मैंने नहीं रख दी कि हम 2 साल और वेट करें और चीज़ों को हम फाइंड आउट करके अब इजीली शायद ये कर लेगा, ऐसा अब नहीं है। अगर अभी के डेट में मैं अभी बताना चाहूँगा, अगर अगर बच्चा उनका माइलस्टोन अब मुझे पता है 2 साल का हो गया, अगर बट वो बैबलिंग भी नहीं कर रहा है तो एक बड़ा कंसर्न है अभी। हमें बीइंग पेरेंट्स को ये सजेशन देना चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ कंसर्न्स आपको देखने को मिल रहा है कि बच्चा अभी बैबलिंग नहीं कर रहा है, बच्चा इंडिकेट भी नहीं कर रहा है, कुछ कम्युनिकेशंस में कोई वर्ड यूज नहीं हो रहा है, और भी कुछ माइलस्टोन्स है जो उसने अभी तक नहीं कवर, लाइक जैसे कि बच्चा आपको देख नहीं रहा है, बच्चा अकेले रहना चाहता है, सोशलाइजेशन बहुत वीक है, नहीं लोगों से जल्दी घुलता नहीं है, तो हमें जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए। और देन उसके बाद जो डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं, विंग स्पीच थेरेपी है या और भी कुछ जो भी जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, आप उनसे कंसल्ट करके आप अपनी थेरेपी को कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जो जो डिले होने वाला है चीज़ों को हम स्टॉप करके आप उसके माइलस्टोन को कवर कर सकते हैं। जी। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है बहुत बच्चों जरूरी के है। लिए। यस मैम। तो सर जब बच्चे को कोई भी डिफिकल्टीज होती है और पेरेंट्स आते हैं, थेरेपीज ले रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, हम स्पेशली आज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट से बात करें, क्योंकि पेरेंट्स का कंसर्न मोस्टली इन्हीं एरियाज में रहता है। स्पेशल है तो चल रहा है, ठीक है, बट आप लोगों के बिना एक ये जो पूरा टीम वर्क है ये अधूरा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि या तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, वो कहते हैं कि 3 महीने में ठीक हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, कब तक रिजल्ट आ जाएगा? अच्छा, कितनी देर में रिजल्ट आता है सर? अगर आप थेरेपी लेंगे 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या बताना चाहेंगे? हमारे पेरेंट्स, ये बहुत ही एक इशू है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही प्रॉब्लम है कि वो ऐसा इशू लेकर आ रहे हैं। तो क्या बताएंगे सर आप? डिपेंड करता है बच्चे का माइलस्टोन्स क्या है। जैसे कि आप जनरली कोई भी माइलस्टोन्स को कवर करने में, कोई भी बच्चा हो हमारा, उनको अपने माइलस्टोन को कवर करने में टाइम टेकिंग तो है। लर्निंग है, ये हमारे ब्रेन की लर्निंग है, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग लर्न कर रहा है अपनी लाइफ में।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, शॉर्टकट नहीं है कि हमने बच्चा माइलस्टोन उनका डिले और हमने उनको बोला कि 3 मंथ में आपका बच्चा परफेक्ट हो जाएगा या 2 मंथ में हो जाएगा। टाइम टेकिंग है माइलस्टोन्स को कवर। अगर एग्जांपल के है कि अगर बच्चा 4 इयर्स में मेरे पास अभी आ ही रहा है और वो बच्चे का अगर हम माइलस्टोन चेक करते हैं तो उसका 1 ईयर ऑलमोस्ट हमें लगता है 1 ईयर का होगा एग्जाम्पल में। तो ये तो हम कभी नहीं कह सकते कि आपका बच्चा 4 इयर्स का जो माइलस्टोन है वो हम आपको 2 मंथ में कवर करके दे देंगे, ये कहीं ना कहीं फेक होगा हमारे लिए और हमारे फील्ड के लिए भी एक टोटली डिना है कि नहीं, हम इस चीज को कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकते इस चीज के लिए कि आपका बच्चा हम 4 मंथ में, चाहे कितना भी पेरेंट्स आपको कह रहे कि नहीं हम मेरा बच्चों का, मुझे तो बस 4 मंथ के लिए मैं दिल्ली में हूँ, मैं तो 4 मंथ के लिए मैं इंडिया में आया हूँ, मेरे बच्चों को 6 मंथ में आप पूरी तरीके से कवर, ये टोटली रॉन्ग होगा अगर हमने इस चीज को कमिटमेंट किया, क्योंकि ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो हम बच्चे को हमने कुछ ऐसी तरह कोई ट्रिक्स भी नहीं है कि मैं बच्चे को 4 मंथ में उनके सारे माइलस्टोन को कवर करा दूं। हाँ ठीक है, डिपेंड करता है बच्चे को, कुछ ऐसे हैं चलो मीन्स आर्टिकुलेशंस हैं, बच्चा तुतला के बोल रहा है, बच्चा हकला रहा है, उस केस में मैं शायद उनको एक कमिटमेंट कर सकता हूँ, हाँ 2-3 मंथ में आपके बच्चे को मैं ठीक कर सकता हूँ। अगर माइलस्टोन्स, अगर हम 0 माइलस्टोन्स की बात करते हैं, नहीं अगर बच्चे ने इसने अभी तक कुछ किया ही नहीं, मीन्स आई कांटेक्ट भी नहीं है, सिटिंग्स भी नहीं दे रहा है, रेस्टलेस बिहेवियर्स है, सेंसरी इश्यूज है, अंडरस्टैंडिंग्स भी नहीं है, तो इन सब के वजह से हम उनको कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं कि आपके बच्चे को हम 3 मंथ में, हाँ टाइम टेकिंग है, आप समय दीजिएगा तो आपके बच्चों को मैं डेफिनेटली मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। टाइम टू टाइम हम आपके बच्चे को अपने उनके लाइफ से मैं बाहर निकाल के अपने लाइफ में मैं ला सकता हूँ। ये टाइम पे हम ये चीजें कमिटमेंट रहेगा मेरा। बिल्कुल सर। तो अभी आपने हमें बताया स्पीच थेरेपी के बारे में, अब मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास आना चाहूंगी। तो एक बहुत ही क्वेश्चन मार्क रहता है हमारे पेरेंट्स के पास, इज माई चाइल्ड फॉलोइंग बिहाइंड, क्या मेरा बच्चा पीछे जा रहा है, अदर बच्चों से पीछे जा रहा है, या उसके माइलस्टोन्स कुछ पीछे हैं। तो ये कब एक पेरेंट्स को समझ में आता है या समझना चाहिए, सो दैट कि वो आपके पास या किसी डॉक्टर के पास आए उसको कंसल्ट करने के लिए? इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ये कहूँगी कि हर एक एज पे, हर एक मंथ पे एक बच्चे का एक माइलस्टोन होता है। 3 मंथ्स पे बच्चे का अलग माइलस्टोन होते हैं, 6 मंथ पे बच्चे के अलग माइलस्टोन होते हैं, लाइक रोलिंग, सिटिंग आ जाती है। 1 ईयर होते होते बच्चा वॉक करने लगता है, थोड़ी बातों को अंडरस्टैंड करने लगता है, रिस्पॉन्ड करने लगता है, थोड़ी सी रिसेप्टिव स्किल्स आ जाती हैं। करते करते चीज़ें अगर बच्चों की चीज़ें अगर माइलस्टोन अपने एज के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं और डिले हैं, बच्चा अभी वर्बल नहीं हुआ, बच्चा अभी आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, रिस्पॉन्ड अपने नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अपना अलग अकेले अकेले खेले जा रहे हैं, खेलने का एक पैटर्न नहीं पता कि लाइक प्रिटेंड प्ले टाइप कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर ये सब चीज़ें आपके बच्चे में लग रहा है कि विजिबल नहीं है, तो हमें लगता है कि एक बार बच्चे को असेस करवा लेना चाहिए, या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या थेरेपिस्ट किसी को भी एक बार स्क्रीन, एक चेकलिस्ट आती है, उस चेकलिस्ट के थ्रू या ऑनलाइन भी प्रोवाइड होती है, एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बच्चे के माइलस्टोन उसके एज से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, चाहे वो सोशल माइलस्टोन हो, फिजिकल माइलस्टोन हो, कोई भी माइलस्टोन, लैंग्वेज माइलस्टोन हो। कई बार कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि बच्चा बोलता था, अब उसने बोलना बंद कर दिया है। पहले बच्चा पापा जाते थे तो बाय करता था, अब उसने रिस्पॉन्ड करना कम कर दिया, ऐसे लग रहा है कि उसके रिग्रेशन आ रही है। तो उस केस में भी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि रिग्रेशन आ रहे हैं तो उसके पीछे भी एक रीजन होता है, बच्चे का कुछ स्क्रीन टाइम ना हो या अदर कोई फैक्टर ना हो, तो वो सॉर्ट आउट करना चाहिए टाइम से। अभी आपने एक वर्ड बोला स्क्रीन टाइम, उस पर मैं बाद में आऊंगी क्योंकि ये भी एक मेरे क्वेश्चन की लिस्ट में है। बट जैसे कि अभी आपने बोला कि माइलस्टोन्स चेक करना चाहिए और आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, तो हमें कैसे पता लगेगा मैम कि जो भी थेरेपिस्ट या डॉक्टर्स हमें एडवाइस कर रहे हैं वो हमारे लिए फ्रूटफुल है, हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छे है? क्योंकि इतने सारा बाहर तो बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए, बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो वहां पे पेरेंट्स बहुत बार या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर वो आई थिंक वो घूमते ही रहते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि राइट प्लेस उनके बच्चे के लिए क्या है। हाँ ओके, फर्स्ट एंड फॉल कि अगर बच्चे को आपको आइडेंटिफाई हो गया है कि बच्चे को नीड है, जी,
और आपको कहीं ना कहीं कोई सेंटर एनरोल तो करना ही पड़ेगा, कोई स्कूल एनरोल करना पड़ेगा, कोई सेटअप एनरोल करना पड़ेगा, थेरेपी स्टार्ट करानी पड़ेगी। थेरेपी स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद, ये तो नहीं होता कि फर्स्ट डेज या फर्स्ट वीक या बहुत फ्रिक्वेंट बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। हाँ, बट आप ये कर सकते हो, जैसे कहीं एनरोल करते पहले उसका क्वालिफिकेशन क्या है, कि आप जहाँ पे भी जा रहे हो कि वहाँ पे क्वालिफिकेशन लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट हैं, लाइसेंस्ड डॉक्टर हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि वो जो भी गाइड करेंगे एक उनके पास बेस है गाइड करने के लिए, जो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर थेरेपिस्ट अगर कह रहा है बच्चे को ये इशू और इस इशू के लिए आपको ये करना है, तो उसके पास एक लॉजिक है और एक रीजन है कि आपको उसको फॉलो करना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बेस पे कोई भी थेरेपिस्ट या डॉक्टर आपको गाइड करेगा। और कि अगर आपको लगता है कि अब हमने एनरोल कर लिया, चीज़ें ठीक चल रही हैं, कुछ टाइम हो गया कि अब ये सही प्लेस है कंटिन्यू करने के लिए या हमें चेंज करना चाहिए, ये भी डाउट पेरेंट्स होता है कि हमको 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, क्या हम राइट प्लेस पर हैं। उस चीज़ के लिए आप दे सकते हो कि आपका और थेरेपिस्ट के बीच में क्या रिलेशंस है, आपका और आपके बच्चे में और थेरेपिस्ट के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या उस रिलेशंस के साथ बच्चे की इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्या गोल्स क्लियर हैं, क्या जो शॉर्ट टर्म्स हमने गोल्स बनाए थे क्या वो कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो क्या रीज़न है, हो रहे हैं तो वेल एंड गुड। कितना इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं कि हमारा बच्चा सही प्लेस पे है। हम एनरोल भी कर रिजल्ट लाइक हम कह रहे हैं कुछ भी रीजन से, तो उसको क्लेरिफाई करें। सो मैम, अभी आपने एक वर्ड यूज किया था स्क्रीन टाइम पर, तो मेरे पास इस वर्ड पे मैं वन बाय वन आप दोनों के पास आना चाहूंगी। बट पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, स्क्रीन की जब हम बात करते हैं, आजकल सारे बच्चे एडल्ट सब लोग स्क्रीन यूज करते हैं, रील्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, और शायद इसी के साथ कहीं ना कहीं एक वर्ड भी निकल कर आया, वर्चुअल ऑटिज्म। तो क्या वर्चुअल ऑटिज्म का मीनिंग है और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर? देखो, पहले भी ऑटिज्म हुआ करते थे बच्चे, ऐसा नहीं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में होते थे, अभी भी हैं। बट पहले और अब में डिफरेंस क्या है, पहले इकोलेलिक बच्चे होते थे, अब थोड़े से डिफरेंट तरह के प्रेजेंटेशंस मिल रही है क्लिनिकल सेटिंग्स में। जो हम 10 ईयर बैक देखते थे उनमें रिकवरी स्पीड भी अलग थी, अब की रिकवरी स्पीड भी अलग है। पहले में लगता था कि थोड़ा सा हाई फंक्शनिंग वाले बच्चे भी ज़्यादा आते थे, अब थोड़ा डिफरेंस तो आ रहा है। और आई थिंक जब से लाइक सोशल मीडिया या इंटरनेट की फैसिलिटीज़ और जो टीवीज़ में लाइक टीवी में अब हमारे स्मार्ट टीवीज़ आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं स्क्रीन का, अगर हम कहें अपने स्पेशल बच्चों पर, स्क्रीन का मैक्सिमम इम्पैक्ट है बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। पॉजिटिव में आप बता रहे हैं या नेगेटिव में बता रहे हैं? मैं कहूँगी स्क्रीन को एक, अगर हम कहें कि एक टाइम होता है कितना देखना है, कब देखना है, किस तरीके से देखना है, मैटर वो करता है ना। और अगर आप पूरा घंटों घंटों, चाहे वो बड़ा हो, अडल्ट हो, चाहे नॉर्मल चाइल्ड हो, चाहे हमारे जो बच्चे अफेक्टेड हो चुके हैं वो चाइल्ड हो, स्क्रीन का इम्पैक्ट हर एक बच्चों पे पड़ रहा है, एक नेगेटिव वे में ही मैं कहना चाहूँगी। बट उसको एक तरीके से यूज़ किया जाए अगर, और हम इसको स्ट्रक्चर कर दे, तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा जितना इम्पैक्ट फ्रीली बच्चे देख रहे हैं। तो सर, इसी वर्ड से मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आपके पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जिन्हें स्पीच डिले हो रही है या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो क्या स्क्रीनिंग का स्पीच डेवलपमेंट पर भी असर होता है? डेफिनेटली मैम, अभी सबसे ज़्यादा अगर हम नोटिस कर रहे हैं कि जो स्क्रीनिंग वाले जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, या जिनको आप वर्चुअल ऑटिज्म भी बोल रहे हो, ऐसे बच्चे के साथ जो असेसमेंट हमने किया और उनका जो चीज़ें निकल के आई, और उसके बाद जो हमने थेरेपिक गोल्स ने अटेंड किया, उसमें प्रॉब्लम्स है। मीन्स कि वो सेल्फ रिकॉलिंग ज़्यादा है उनका, कि खुद से अपने सेल्फ जोन में बैबलिंग कर रहे हैं, खुद से अपने रैम्प कंटिन्यू कर रहे हैं। आप उससे बात कर रहे हो तो उनको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, खुद जो आप बोलना चाहते हो उनको समझ नहीं आती कि आप उनसे क्या बात कर रहे हो। हाँ, अदरवाइज अगर आपको लगता है, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, अगर आपको लगता है वो सॉन्ग प्ले कर रहा है वो खुद से, अगर आपने भी उसके अकॉर्डिंग प्ले सॉन्ग किया है, मीन्स कि आपने खुद से सॉन्ग क्रिएट कर रहे हो, तो शायद वो बच्चा आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए तो हमें फिर उनके अकॉर्डिंग फिर तो हमें उनकी लाइफ में जाना पड़ रहा है अभी, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। मतलब फिर अगर वो चीज़ें आप नहीं दे रहे हो तो उनका टाइम स्पेंड नहीं हो पा रहा है हमारे क्लास के अंदर, फिर वो चिड़चिड़, मतलब एक तरह से अलग ही बिहेव में रहेंगे, क्रैंकी फेस रहेगा उनका कंटिन्यू, मतलब कनेक्शंस तो जीरो हो जाता है।
जो स्क्रीनिंग के वजह से ये प्रॉब्लम अब आ गई स्पीच थेरेपी में कि आपको कनेक्शंस तो वो सेल्फ ने एकदम नहीं देने वाले, वो आपको बनाना पड़ेगा उनके साथ। और उसमें भी आपको बहुत डिफिकल्टी चैलेंज कंटिन्यू हमें फेस करना पड़ रहा है कि अब हमने कुछ बच्चे को कहा, वो बच्चा हमारी बात सुन नहीं रहा है, उनको हमारी क्लास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि वो ये हम कर क्या रहे हमारे साथ, क्योंकि उसने जो अपना टाइम मैक्सिमम टाइम जो स्क्रीन में स्पेंड किया है अलग अलग म्यूजिक के साथ उसका जो टोन्स उसने लर्न किया है, तो वो ह्यूमन टोन्स को रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं कर पा रहे कि ये सामने वाला मुझसे बोल क्या रहा है। तो हमें लगता है कि जो वर्चुअल ऑटिज्म और जो स्क्रीन टाइम है वो हमारे स्पीच के एरिया में तो बहुत इफेक्टिव दे रहा है अभी इस टाइम। जी। तो सर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा या बात करनी पड़ेगी या कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो घर पर पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं कि बच्चों की स्पीच डिले जो हो रही है उसमें थोड़ा सा बेटरमेंट आए या वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो पाए, ऐसा क्या कर सकते हैं पेरेंट्स? देखिए, हमें पहला नंबर तो हमें अपने बच्चों को शेड्यूल्स करना पड़ेगा जी। सबसे इम्पोर्टेंट है शेड्यूलिंग्स। ऐसा नहीं है कि बच्चा उठ रहा है अब उसका टाइम कुछ और है, हमने उसको अपने टाइम जोन में कंटिन्यू छोड़ रखा हूँ कि ठीक है तो आप 12 बजे उठ रहे हो, ठीक है डन, कोई इशू नहीं है। अच्छा। अब आपको प्ले करना है, आप प्ले करो। अब आपको मतलब कुछ और एक्टिविटी करना है, मतलब ऐसा नहीं चलेगा। उनको हमें अपनी लाइफ में शेड्यूल्स करने पड़ेंगे, टाइम का एक मैनेजमेंट देना पड़ेगा। अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, अगर आपको लगता है कि घर में और भी वर्क्स थे, पेरेंट्स के भी कंसर्न है, सर मेरी भी लाइफ होती है, मैं मुझे भी अपने बच्चों को हाँ बच्चे के साथ मतलब के साथ हम क्या अपनी लाइफ भी खत्म कर दें, हम क्या हम कहीं और घूमने ना जाए, किसी से बात भी ना करें। मैंने कहा मेरा ये मतलब मैं इनको ये भी बोलना चाहूँगा, ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं आएगा अगर आप शेड्यूल करते हो, है ना। अगर बच्चा हमारा एग्जाम्पल है, जैसे कि आप घर में आप वर्क कर रहे हो कुछ भी, ठीक है, तो आप अपने बच्चों को अपने वर्क में इन्वॉल्व करने की कोशिश करो, उनको स्ट्रक्चराइज करो कि ठीक है चलो आज हम किचन में जा रहे हैं तो हम किचन से रिलेटेड वर्क करेंगे, स्क्रीन टाइम में हम उसको 0 कर देंगे। अगर आपको अब जैसे कुछ पेरेंट्स का भी कंसर्न आता है कि जैसे वर्क फ्रॉम होम है, वो जैसे कुछ इस टाइप की एक्टिविटी भी चल रही है, तो पेरेंट्स को लगता है हम काम भी कर रहे होते तो बच्चे को हम कैसे मैनेज करें। तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम तो हमें निकालना पड़ेगा उस केस में कि जब बच्चा अगर टाइम नहीं है, चल ठीक है बच्चे को अगर हम स्कूलिंग गोइंग कर रहे हैं या प्ले स्कूल्स में हम भेज रहे हैं या थेरेपी सेंटर पे हम भेज रहे हैं, तो उस टाइम हम पेरेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि आप उनको उस तरीके से टाइम अरेंज कर दीजिए जिससे वो आपके साथ उसका कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा रहे। आप उसके सामने टीवी फोन थोड़ा कम अवॉइड करो। देखो जब वो अगर उठा हुआ है या सोने के बारे में नहीं सोच रहा है तो आप उसके साथ टाइम सेल्फ प्ले करो उसके साथ, ना कि वो उसके टॉय के साथ प्ले कर रहा है। तो धीरे धीरे जैसे से आप टाइम उसके साथ स्पेंड करने लगोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पूरे दिन इनका शेड्यूलिंग्स रहेगा। बच्चा स्कूल भी जा रहा है, थेरेपी में भी आ रहा है, आप थोड़ा पार्क के एरिया में लेके जा रहे हो, घर में आप एक डेली रूटीन की जो एक्टिविटी उसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हो उससे, जिससे बच्चे का जो सेल्फ प्ले है वो खत्म होके आपको म्यूचुअल प्ले में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये शेड्यूलिंग का पार्ट है कि आप शेड्यूल तो हमें करना पड़ेगा फिर बच्चों को, और खुद भी आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप बच्चों इन्वॉल्वेशन तो देखिए, अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे टॉय के अरेंजमेंट, हमने टॉय दे दिया, हमने चलो ठीक है, पेरेंट्स का भी होता है कि नहीं स्क्रीन का ही तो हटाना है, चलो ठीक है स्क्रीन हटा देते हैं, हम टॉय ला देते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। उसको स्क्रीन में भी ऐसे फल को देख के वो टॉय ही समझ रहा है, स्क्रीन को भी टॉय ही समझता है। आप डिपेंड करता है कि वहां पे थोड़ा उसको विजुअल्स मिल रहा है, डिफरेंट जो कलर्स मूवमेंट हो रहे हैं वो इसको एंजॉय कर रहा है, वो कोई उस चीज को समझ नहीं रहा है वो कि वो कौन सा हीरो है या कौन सा कार्टून्स के कैरेक्टर्स है, वो कुछ नहीं समझ रहा है। बस उसके जो लाइट्स जो बन रहे हैं ना, वो बस वो एंजॉय कर रहा है। वो एंजॉय अगर आप हटा रहे हो तो आप टॉयज भी दे रहे हो, तो भी बात तो वही आ गई, वो कहीं ना कहीं स्क्रीन ले रहा है, वो विजुअल स्क्रीन उसकी कंटिन्यू चल रही है। तो हमें इसका ये नहीं कि हमने कुछ पेन कहीं भी करना था कि सर हमने इसका स्क्रीन 0 कर दिया है, तो 0 का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। 0 का कंसेप्ट यहाँ पे कि आप उसके साथ इन्वॉल्व होइए, ह्यूमन फेस ह्यूमन स्टोन्स के साथ आप उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कराइए, तभी वो जाके अपनी लाइफ में सारी चीजों को गोल को कवर कर पाए। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने चीज बोली है सर कि टॉयज बच्चों के पास बहुत सारे हैं आजकल, पेरेंट्स पैम्पर भी करते हैं, वो जरूरी भी आई थिंक पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए भी, बट हाँ शेड्यूलिंग बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स एक जो ह्यूमन बॉडी है वो वार्मथ मिलना बच्चों को, और बातें करना, सुनना, कनेक्शन बनाना, क्योंकि हम जनरली हम लोग यही कर रहे हैं कि बच्चों को हम जो ह्यूमन पैटर्न ही तो सिखा रहे हैं ना, तो ह्यूमन के लिए तो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट तो होगी यहाँ पे। एंड आई थिंक
पेरेंट्स का भी कंसर्न गलत नहीं है कि हमारी लाइफ हम्म खत्म हो रही है। बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन और आंसर्स हैं, इसके ऊपर हम कभी और चर्चा करेंगे बहुत आराम से, क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा। अभी सिर्फ हम पेरेंट्स के कंसर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो सर मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जैसे हमारे बच्चे घर में, तो सर कह रहे हैं कि शेड्यूलिंग करो, इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, ठीक है, हम ये सब चीजें बिकॉज आपकी गाइडेंस है तो पेरेंट्स करते हैं, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स नहीं करते, बहुत हद तक पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। बट एक मेजर कंसर्न ये भी आता है कि घर पे तो ठीक है, लेकिन बाहर जाता है तो वहां भी करता है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चीज है, पेरेंट्स के लिए क्यों, हम सबके लिए सोशल स्टिग्मा नंबर 1 पे है। आई थिंक इतने सारी चीजें, केसेस हो रहे हैं, सब कुछ सोशल स्टिग्मा पे ही हो रहे हैं। तो बच्चा कहीं जा रहा है, एकदम से कोई साउंड आता है जोर से, बच्चा डर जाता है, पैनिक क्रिएट करता है, रोने लग जाता है, खुद कोई हिट कर रहा है, समझ ही नहीं पा रहा कि कैसे करना है। तो उस टाइम पे पब्लिक एरिया में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, कैसे बच्चे को काम डाउन कर सकते हैं, जो उसका एक मतलब सेंसरी आउटबर्स्ट हो गया है, उसे कैसे कंट्रोल कर सकता है एक पेरेंट उस टाइम? एक्चुअली अगर बच्चा इस तरह से कुछ रिएक्शंस कर रहा है, जी। कुछ भी इस तरह से, तो वो एक सेंसरी इश्यूज की वजह से जो वो फेस कर रहा है, वो उनकी वजह से हो रहा है। और अगर इस केस में बच्चा अगर कहीं बाहर ऐसी सिचुएशन में है और ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो सबसे पहले तो हमें बच्चे को पहले तो लाइक सॉफ्टली एक काम प्रेशर हग डीप वार्म देके उसको काम डाउन करने की कोशिश करनी है। जी। लाउड नहीं बोलना है, उसको चुप कराने की कोशिश नहीं करनी है, बेटा चुप हो जाओ, बेटा चुप हो जाओ, ये बल्कि नहीं बोलना है। एटलीस्ट उसको बोला कामली, एकदम जी। सॉफ्टली उसको वो करना है, रेदर देन कि उसको लाइक नेगेटिव वे में जोर से लाउड से नहीं करना है। जो भी कर, आई नो आपको प्रॉब्लम हो रही है, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, उसको रियलाइज करो कि हम आपकी सिचुएशन को समझ रहे हैं और उस सिचुएशन को धीरे धीरे लाइक एक्सपोजर हमें कैसे देना है। कि उस केस में तो पहले अगर बच्चे को आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको आइडिया इतने टाइम से हो गया होगा कि बच्चे को इस सिचुएशन में कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। राइट। बच्चे को क्राउड से प्रॉब्लम होती है, या बच्चे को नॉइस से प्रॉब्लम होती है, या कुछ इन्वायरमेंट से कि इस तरह का इन्वायरमेंट से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो आपको ही पता होना चाहिए बच्चे को कहाँ कहाँ क्या क्या, उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट आप लेकर चल सकते हो। नॉइस से हो रही है तो आप थोड़े से लाइक हेडफोन्स वगैरह कैरी कर सकते हो। बच्चे को अगर शोर या क्राउड से प्रॉब्लम हो रही तो आप उस क्राउड के अंदर धीरे धीरे मूव करें, रेदर देन एकदम से बम्बार्डिंग कर दो, ताकि उसको मौका मिले अपने आप को एडजस्ट करने का। तो स्लो एक्सपोजर के साथ, बच्चों को अंडरस्टैंड करते हुए स्लो एक्सपोजर के साथ आप किसी भी सिचुएशन में जाइए और उसके साथ चीजें कैरी करिए, सो दैट कि वो डाइवर्ट हो। डाइवर्ट करने के लिए आप कुछ चीजें कैरी कर सकते हैं। आजकल सेंसरी टॉयज आते हैं, फिजिटिंग टॉयज आते हैं, कुछ फेवरेट आइटम्स, बच्चों को बुक्स पसंद होती है तो आप वो कैरी कर सकते हो, ताकि आप उसको डाइवर्ट कर पाओ। तो डाइवर्ट करना भी जरूरी है, प्लस आपको चीजें इस तरीके से मैनेज करना है। जैसे कि आई थिंक हम लोग अभी आई थिंक 90s में जब हम आए और हमारे पेरेंट्स ने स्टार्ट किया कि मेन स्कूल या नर्सरी क्लास से पहले बच्चों को प्ले स्कूल में लेके जाते हैं, ताकि बच्चा सिटिंग करे, टीचर की बात करे, क्योंकि पेरेंट्स तो एक उनके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट हो ही जाता है कि ठीक है हमारी बात माननी है, रोना है तो मान जाएंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन सुनना, शेयरिंग करना, मानना बातों को, तो ये सब चीजें प्ले स्कूल में बच्चा करता है। तो सेम एज आपका भी यही कहना है कि प्रिपेयरिंग होनी बहुत जरूरी है, बच्चों को उनके साथ करना बहुत जरूरी है। तो सर जैसा कि हम इतनी सारी बातें आज कर रहे हैं कि पेरेंट्स को ये करना चाहिए और ये भी करना चाहिए और बहुत कुछ करना चाहिए, सो इस बहुत कुछ के साथ क्या पेरेंट्स को कम बोलना चाहिए अपने बच्चों के साथ, या बहुत ज्यादा बातें करनी चाहिए? बैलेंस कैसे होगा ये बैलेंस? बैलेंस वे में बात करना चाहिए। समटाइम होता है कि कुछ पेरेंट्स बड़े रिजर्व नेचर के होते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा इतने में ही मान गया, एक इंस्ट्रक्शन तो हो गया। कुछ पेरेंट्स हैं वो बार बार नैगिंग करते रहते हैं, करो, कर क्यों नहीं रहे हो, करो, अच्छे से करो। तो क्या मतलब कैसे टोन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आप बोल क्या रहे हो उनके साथ। अब किसी बच्चे को हमने कहा नहीं करो, बोलो बोलो, तो वो एक पैटर्न तो हमें नहीं लगता ठीक है, वो किसी भी बच्चे के लिए भी ठीक नहीं हो सकता है। आप उसको प्यार से समझा सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता है, इस चीज को कंटिन्यू आप ऐसे बोलो। वे ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा बेटर होना चाहिए। कम बोलना ज्यादा बोलना दोनों पे डिपेंड करता है। अगर आप कम बात कर रहे हो अपने बच्चों से तो ऑब्वियस है कि बच्चा भी आपके साथ कम ही बात करेगा। आप उसे रिस्पॉन्स भी कम ले रहे हो। अगर बच्चे ने बोला पानी, तो आप एक पेरेंट्स के ठीक है बच्चे ने पानी तो बोल दिया ना, तो उससे क्या लर्न किया उसने,
तो उसने फाइनली लर्न तो ये कर लिया ना कि हमारे कम्युनिकेशंस में पानी ही वर्ड है, और हमारी बात सामने वाले ने कंप्लीट कर लिया। तो ये कम बोलने का एक ड्रॉबैक यहाँ पे ये भी आ जाता है कि आप बच्चों के साथ थोड़ा बात करिए पॉजिटिव वे में। अच्छा, पानी लेना है आपको, क्या करना है, पानी पीना है, कहाँ से ला दो पानी, तो आरओ से ला दो, ग्लास में ला दो, मतलब अदरवाइज कुछ भी, मतलब एटलीस्ट टॉक, उससे ज्यादा कंटिन्यू टॉक तो करते रहे। अब ऐसा नहीं कि उसने पानी बोला और आपने उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हो, पानी बोला, सोना बोला, तो आप उसको फाइनली आपने अचीव करा दे, चलो ठीक। तो उसने बच्चे उसने फाइनली लर्न तो ये कर लिया कि मुझे वर्ड से काम चल रहा है। फिर बाद में कुछ पेरेंट्स का कंसर्न्स आ जाते हैं कि सर मेरा बच्चा तो वर्ड में ही बात कर रहा है, तो हम उनको ये समझाते हैं कि मैंने कहा आपने भी तो वर्ड में ही बात किया ना उनसे, आपने भी उनसे क्वेश्चंस जो पूछा वर्ड में ही पूछा, और उसने अगर वर्ड में बोला तो आपने वर्ड में ही परफॉर्म किया, उसके साथ एक्शंस किया। तो ये हो गया थोड़ा बोलने का कम कि ठीक है बच्चे ने वर्ड बोला, ठीक है मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स कुछ और पेरेंट्स कहते नहीं ठीक है, अरे ज्यादा पूछता हूँ तो रोने लगता है, ये वो तो बिहेवियर्स है, तो वो आप उसको जिस तरीके से ढालेंगे उस वे में वो ढल जाएगा। और एक ज्यादा बोलने वाली बात आपने की यहाँ पे, ज्यादा बोलने वाली बात में अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम भी तो ज्यादा ही बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन हम आपसे जो कम्युनिकेशन है वो एक वे में, प्रॉपर एक वे में बात कर रहे हैं। अब एक होता है कि अब ज्यादा बोलने का होता है कि आप पूरे दिन आप बच्चे को डांट रहे हो, हर चीज में उसको पिंच कर रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वो करके लाओ, क्यों नहीं करना, हम आपको ये कर देंगे, हमको आप पनिशमेंट कर देंगे, हम आप अगर आपने ऐसे नहीं किया तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं बच्चे का जो मोटिवेशन होता है वो लूज होता है। तो एक तो वो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि आप ज्यादा भी बोल रहे हो तो किस वे में बात कर रहे हो उनसे। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि ज्यादा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ ऐसे हैम्पर कर रहे हो उस बच्चे को, वो अपनी टर्न को समझ ही नहीं रहा, मेरा टर्न आएगा भी कि नहीं आएगा। तो उनको टर्न देना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ी सी बात की भी तो उसका वेट तो करो, वो कितना क्या बात करना चाहता है, वो आपसे कि नहीं बात करना चाहता है। आप आपने कुछ बोला तो आप वो कुछ बोलना चाहते, फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया उससे, तो वो बच्चा कहीं कहीं कंफ्यूज होगा, वो कम्युनिकेशन लैक करेगा, और लोगों से भी वो कम बात करेगा वो। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस वे में बात कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। और मैं आजकल नोटिस कर रही थी बहुत सारे बच्चों से अगर कुछ पूछो, आपका वर्क हो गया, काम कर लिया, तो ये जो है कि आप बोलना बंद कर रहे हैं और आपने बस थम्स अप दिखा दिया, तो आपको वहां मुझे बोलना पड़ता है कि आप मुंह से बोलो ओके मैम, यस मैम, ये थम्स अप आप मत दिखाओ। सो कहीं ना कहीं आजकल बच्चे बहुत सारी चीजें अवॉइड कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और क्योंकि जो लर्न करवाएंगे बच्चा वही लर्निंग पैटर्न डेवलप करेगा। सो मैम, इस सेशन में मेरा बहुत ही मेजर कंसर्न है, और आई थिंक जितने भी पेरेंट्स हैं उनका भी यही क्वेश्चन होता है चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स के साथ, कि बहुत बार अगर मैं एक स्पेशल बच्चे की तरफ से देखूं, ऑटिस्टिक है या आईडी का बच्चा है या एएसडी है, और अगर बच्चा 5-6 साल का हो गया, 5 to 7 years का है, और सेंटर में जाना स्टार्ट कर रहा है, बट अभी भी बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब क्या मैं यहाँ पे ये पूछूं कि या ये बोलूं कि पेरेंट्स लैक कर रहे हैं या उनकी साइड से कमी आ रही है? क्योंकि आई थिंक 10 months में या 1 year तक का बच्चा तो टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए, टॉयलेट के लिए आपको इंडिकेशन स्टार्ट कर देता है। अब हम इस तरह से ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, स्टार्ट करा देते हैं, विसल करते हैं, या कुछ बच्चों की मूवमेंट्स हम चेक कर लेते हैं कि हाँ अब बच्चे को, जैसे जनरली क्या होता है, ये सबके साथ होता है कि कोई बच्चा सोकर उठा है, 5-6 आवर्स की उसने अपनी स्लीप को कंप्लीट किया, तो उतने ही बच्चे को या किसी भी एडल्ट को वॉशरूम जाना ही है। सो ये मेरा एक मेजर कंसर्न है, या क्वेश्चन भी है, पेरेंट्स की तरफ से भी है, मेरी तरफ से भी है, बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, कि बच्चे टॉयलेट ट्रेंड में क्यों लैक कर रहे हैं, क्या रीजन? देखो, रीजन बहुत कुछ हो सकते हैं जिसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बच्चा छोटा है तो पहले तो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाइए टाइमली। हम ये वेट नहीं करें बच्चा बोलना सीखेगा तब हम ट्रेन करेंगे, या बच्चा समझना सीखेगा तब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। पहले अपनी बेसिक चीजों, ये भी बेसिक का पार्ट है, तो ट्रेनिंग भी अर्ली एज से ही स्टार्ट करिए अगर बच्चा छोटा है। अगर अब बच्चा बड़ा हो गया और आप पूछ रहे हो कि मैम 7 year का हो गया अब तक ट्रेन क्यों नहीं हुआ, तो उसके हिस्ट्री में जाके पता लगाना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं हुआ। क्या उसको उस तरीके से ट्रेनिंग मिली, क्या पेरेंट्स को वो गाइडलाइन थी, जो एक स्टेप होने चाहिए थे वो उन्होंने फॉलो किए। क्योंकि इसका भी टॉयलेट ट्रेनिंग का भी एक पूरा एक तरीका होता है, या कराया
क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं लर्निंग का पार्ट है। हाँ, कुछ बच्चों में इशू है, चैलेंजिंग है, हम एक्सेप्ट करते हैं, बट इसके साथ साथ हमें ट्रेनिंग और लर्निंग भी करानी पड़ेगी। जी ऐसा नहीं है कि हम बाकी चीजें बच्चों को एजुकेशन सिखा रहे हैं, वो लर्न कर पा रहा है और ये नहीं लर्न कर पा रहा। बच्चा लर्न कर सकता है, बट हमें वो कराना पड़ेगा। जी अगर कोई डाउट है तो वो अपने थेरेपिस्ट से पूछे कि किस तरीके से होती है। कुछ बच्चे जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं, कुछ बच्चे टाइम लेते हैं, तो उसको उस तरीके से करवाइए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को एक पैटर्न बनाइए कि बच्चे की साइकिल अगर 1 आवर की है तो उसको एवरी 1 आवर पे बच्चा बताए ना बताए, बच्चा इंडिकेट करे ना करे। एक तो आप उसको 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर जो भी साइकिल है उस साइकिल को मेंटेन करे। आइडेंटिफाई कर, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे को इश्यूज क्या आ रहे हैं। बच्चे को बाथरूम में नहीं जाना, क्या है, क्यों नहीं जाना, बाथरूम गंदा है, गीला है, सूखा है, नॉइस से, फ्लश की वॉइस से प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है सेंसरी इशू की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसको साइड बाय साइड क्लियर करने की कोशिश करिए। अगर बच्चा जाना पसंद करता है, वहां डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एक होता है जाना नहीं चाहता, उसको उस तरीके से। बच्चा अब जाना चाहता है, हम ले जाते हैं टॉयलेट के लिए, वो खेलने लग जाता है, तो वो सीकर है। तो उसके लिए आप एक वॉशरूम ऐसे ही डिजाइन कर दीजिए जहां डिस्ट्रैक्शन फ्री वॉशरूम हो। लाइक टॉयलेट सीट छोटी कर दो, कम से कम चीजों को रखो, वो जाए ट्रेन करे। हो सकता है कुछ बच्चों में स्किल की कमी हो, उसको प्लानिंग ही नहीं करने आती है, स्टेप्स ही नहीं पता है, तो उसको स्टेप्स लर्न करवाओ, चाहे आप विजुअल कार्ड के थ्रू करवाओ, चाहे डेली आप प्रॉम्प्ट करके फिजिकल प्रॉम्प्ट को धीरे धीरे फेड करिए। अगर लग रहा है उसको मैनिपुलेशन ही नहीं आती, पजामा कैसे नीचे करते हैं, कैसे ऊपर करते हैं, या क्या स्टेप पहले है, तो उसको वो गाइड करिए। कुछ वीडियोस के थ्रू गाइड कर सकते हो, कुछ फ्लैश कार्ड्स के थ्रू गाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप उसको स्टार्ट करोगे तो बच्चा सीखेगा। कुछ बच्चे जल्दी सीखेंगे, कुछ बच्चे लेट सीखेंगे, बट ट्राई करिए किसी भी बच्चे को, चाहे बच्चा स्पेशल हो या ना हो, 1 ईयर से कर देनी चाहिए बच्चे को, क्योंकि बच्चा इतना समझता है, उसको अर्थ पता चलती है, उसको एक डायरेक्शन देनी है, और वो डायरेक्शन दोगे तो वो भी लर्निंग में आ ही जाएगा। मैम ने अभी एक वर्ड बोला है डायरेक्शन, कि पेरेंट्स को डायरेक्शन मिलनी चाहिए, गाइडेंस मिलनी चाहिए, और अगर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप बात कर सकते हैं थेरेपिस्ट के साथ, डॉक्टर्स के साथ, या हम प्रोफेशनल के साथ। और यही इस सेशन की डिज़ायर आप समझ लीजिए, या अवेयरनेस प्रोग्राम समझ लीजिए, कि हम यही चाहते हैं कि बीइंग अ पेरेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके, बहुत ज़्यादा गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सके। बहुत सारी बातें होती है छोटी छोटी, बच्चों की डेली डेवलपमेंट होती है, जो भी इश्यूज होती है उस पर हम बात करना चाहते हैं। तो सर, मैं लास्ट में सम अप इस वीडियो का करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी डायरेक्शन वर्ड से, कि आप किस तरह से क्या डायरेक्ट करना चाहेंगे लास्ट में हमारे पेरेंट्स के लिए, टेक अवे मैसेज में, कि क्या करना चाहिए पेरेंट्स को। तो आपने अगर सम अप की बात करी, जी तो मैं पेरेंट्स को इतना ही गाइड करना चाहूंगी कि वो अपने बच्चे को जितना मैक्सिमम हो सकता है टाइम देने की कोशिश करिए। जी आई नो कुछ पेरेंट्स वर्किंग है, कुछ पेरेंट्स नॉन वर्किंग है, बट उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि बच्चे के साथ टाइम दो, खेलो, मस्ती करो, उसी से बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा। क्योंकि मेन जो आजकल प्रॉब्लम ही आ रही है, हम उसको टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, या तो बच्चा स्क्रीन से ले रहा है या सॉलिटरी प्ले से ले रहा है। जी तो मुझे लगता है म्यूचुअली आप दादू दादी मम्मा पापा जिसको भी घर में टाइम है उसके अकॉर्डिंग टाइम स्ट्रक्चर करें, और उसके साथ प्ले वे में लर्निंग करवाइए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है खेलना कूदना, सबसे इम्पोर्टेंट है। जी तो ये एक मेरा पार्ट रहेगा। और छोटे छोटे टिप्स अगर मैं देना चाहूँ तो यही कहूँगी कि आप बच्चे के साथ कहीं भी जाते हो, लोगों से मिलवाइए, चाहे वो आपके रिलेटिव्स, आजकल लोग घूमना लाइक रिलेटिव में जाना कम पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा आउटिंग करिए, घूमिए, रिलेटिव्स में जाइए, फ्रेंड सर्कल में जाइए, खुद के लिए टाइम निकालिए, बच्चे के लिए टाइम निकालिए, बहुत लर्निंग हो सकती है इसके थ्रू भी। बिल्कुल। सो सर, बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट, आप क्या डायरेक्ट करना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए, कि कैसे हम आज जो हमने इतने सारे कंसर्न्स आपके साथ शेयर किए, उसमें क्या कर सकते हैं पेरेंट्स? देखिए, हमारे हम जो थेरेपी लेते हैं उसमें हम चीज़ों को जो नोटिस करते हैं, तो हमें लगता है कि बच्चे को आप बहुत सारा कमांड्स दो। कमांड्स मीन्स कि चलो जाओ दादू के पास जाओ, दादू से ये लेकर, ठीक है, वो बच्चा नहीं समझ रहा है, बच्चा वर्बल भी नहीं, ठीक है, मैं एग्जांपल है, तो बच्चा आप कहेंगे, कुछ पेरेंट कहते हैं सर बच्चा तो बोलता ही नहीं अभी, तो वो कंसर्न्स नहीं है। पहला ना तो टारगेट ये होना चाहिए मेरे लिए कि बच्चा हमारी बातों को पहले सुने। जनरली स्पीच थेरेपी में कि जब हमें ये लर्न हम लोग करते हैं, उसमें हमें यही बताया जाता है कि बच्चा जब तक सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, तो बोलेगा नहीं।
तो ये दो जो पार्ट है उसको तो पहले डेवलप करो कि बच्चा अगर देख रहा है समझ रहा है तो डेफिनेटली वो लेट से जो भी होगा वो बोलेगा जरूर। जी वो जी डिले मतलब डिले हो सकता है, ऐसा नहीं वो कभी बोलेगा नहीं, ऐसा कहीं कोई कंसेप्ट नहीं। इसलिए हमारे पेरेंट्स का ये गाइड होगा हमारे तरफ से कि आप बच्चे के साथ जितना मैम के अकॉर्डिंग था कि आप प्ले करिए, और मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप प्ले के साथ साथ आप बच्चे को कमांड्स वाइज भी उनको वर्बल रिस्पॉन्स पे ज्यादा दें। आप उससे पूछते रहो कि आप किसके पास गए हो, ठीक है वो इशारा ही कर रहा है आप समझ जाओ इशारा। हाँ धीरे धीरे हम उसको स्पीच पे भी हम ले आएंगे। ऐसा नहीं कि हमने स्पीच वो बच्चा वर्बली रिस्पॉन्स देने लगा और हमने उसको एक्सेप्टेंसी पे हम आ गए, तो बच्चा शायद हो सकता है आपकी बातों को समझ जाए बट वो आगे वर्बल रिस्पॉन्स ना दे। जी बट एक माइलस्टोन के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा आप कम्युनिकेट कराने की आदत डालें। जी अगर वो प्ले भी कर रहा है तो आप साथ में प्ले करिए, उससे अलग अलग क्वेश्चंस पूछिए, ये क्या है ये क्या है, अच्छा चलो ब्रशिंग करना है चलो हम डॉल को ब्रशिंग, अच्छा नहीं नहीं करना है तो नहीं नहीं करना, मीन्स कि उसके सामने वो वर्ड्स देते जाए जिससे वो बच्चा लर्न करेगा कि ये ड्रिंकिंग है, ये बाथिंग है, ये हैंड वॉश है। और जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसके सामने वो एक्शंस करिए और साथ साथ में बोलते जाइए जी जी कि अच्छा चलो मांग लो, दादू से मांग लो, पापा से मांग लो, या इस तरीके से अच्छा दे दो, ऐसे वर्ड्स यूज करें जिससे बच्चा लर्न करेगा धीरे 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 धीरे। ऑब्जर्वेशंस उनका जब इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली वो लर्न कर रहा होगा। तो हमें लगता है कि आप प्ले के साथ साथ आप उसके साथ कमांड्स वाइज भी एक्टिविटी कंटिन्यू करिए घर पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ही वंडरफुल और ब्यूटीफुल गाइडेंस है सर की भी और मैम की भी। और मैं जैसा कि सर ने कहा कि परमिशन लीजिए बात करते रहिए, तो मैं भी आप लोगों से परमिशन लूंगी कि आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स हम आगे भी सर और मैम के साथ डिस्कस करेंगे और भी ऐसी वीडियोस हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, लिसनिंग अस। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल